हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों से संबंधित। और साथ ही दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत आपको एक बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसमें हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस भी यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन कठिन लग रहे हों, कुछ ऐसे हों, तो आप इनको नोट से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और ये कोर्स जो है पूरा कंप्लीट दोस्तों आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग को फोकस करते हुए तैयार कराया जा रहा है। तो बिना क्लास को स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं? तो उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तराखंड के 4 धाम हैं दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवभूमि के नाम से निम्न में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। तो इन चारों में से कौन सा प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? वह है अपना प्यारा सा प्रदेश उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, केदारनाथ धाम जो है उत्तराखंड के जिले में स्थित है। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो दोस्तों, जो केदारनाथ है दोस्तों, वो कौन से जिले में स्थित है? वो है रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग में कौन सा धाम है? तो दोस्तों, वह है केदारनाथ धाम, और जो 4 धामों में आता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में या केदारनाथ में। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप बिल्कुल नोटेड कीजिए अपने माइंड में। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहाँ स्थापित है दोस्तों? वह है केदारनाथ में। ठीक है दोस्तों। तो केदारनाथ में एक ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में भी स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है? देवताओं की चित्रकला, या काष्ठ कलाकारी, या मोम कलाकारी, या मंदिर भवन निर्माण कला। तो दोस्तों, केदारनाथ जो मंदिर है वो रिप्रेजेंट करता है मंदिर भवन निर्माण की कला को। ठीक है दोस्तों, जो केदारनाथ का मंदिर बना है वो एक बहुत ही बढ़िया कलात्मक ढंग से बनाया गया है दोस्तों। तो वहीं से पता चलता है कि पुराने जो लोग थे उनके अंदर मंदिर भवन निर्माण की कितनी महत्वपूर्ण कला उनके अंदर डेवलप थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ के प्रसिद्ध कुंड में से है। तो केदारनाथ के प्रसिद्ध कुंड कौन से हैं दोस्तों? शिव कुंड, रुधिर कुंड, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो ये ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके केदारनाथ के प्रसिद्ध कुंड कौन से हैं दोस्तों? शिव कुंड भी है और रुधिर कुंड भी है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किस शताब्दी में केदारनाथ धाम जो मंदिर है इसका निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार जो राहुल सांकृत्यायन हैं, क्योंकि सॉरी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं दोस्तों, और ये जो है घूमते भी रहते थे दोस्तों। ठीक है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो इनके अनुसार जो केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था वो किस सन में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 10वीं 12वीं शताब्दी में।
ठीक है दोस्तों, तो ये इनके अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत तथा पुराणों में बद्रीनाथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो महाभारत तथा पुराणों में बद्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बद्रीनाथ को दोस्तों जाना जाता है, आपका योग सिद्धा भी कहा जाता है बद्रीनाथ को, और बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, नर नारायणाश्रम भी कहा जाता है दोस्तों। ये सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महाभारत पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा भी कहा गया है, बद्रिकाश्रम भी कहा गया है, नर नारायणाश्रम भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, बद्रीनाथ के प्रसिद्ध स्नाना कुंड कौन से हैं? तो दोस्तों जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के जो प्रसिद्ध स्नाना कुंड कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन है नारद कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों कुंड जो हैं बद्रीनाथ में स्थित हैं, और ये बद्रीनाथ के प्रसिद्ध स्नान कुंडों में से गिने जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हैं। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बद्रीनाथ के जो स्नाना कुंड हैं, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति किस रंग की है? तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर है, इसकी जो मुख्य मूर्ति बनी हुई है वो किस रंग की है? ऑप्शन है श्वेत रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की या पीले रंग की। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर है, इसकी जो मुख्य मूर्ति है वो किस रंग से बनी हुई है? वो बनी है दोस्तों काले रंग की। किस रंग की दोस्तों? काले रंग की बनी हुई है बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ में निम्न में से किस धारा में स्नान करने का पौराणिक महत्व है? तो बद्रीनाथ में जो धाराएं हैं दोस्तों, उन धाराओं में से किस धारा में स्नान करने का पौराणिक महत्व है दोस्तों? ऑप्शन है प्रहलाद धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा या ये सभी। तो दोस्तों अगर हम बद्रीनाथ के जो धारा स्नान के लिए जो धारा बने हैं, उनमें से किसका पौराणिक महत्व की बात करें तो दोस्तों इसमें तीनों धाराएं महत्वपूर्ण हैं। प्रहलाद धारा भी, उर्वशी धारा भी और भृगु धारा भी। तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बद्रीनाथ धाम में प्रहलाद धारा भी है, उर्वशी धारा भी है और भृगु धारा भी है। तीनों में स्नान करने का एक पौराणिक महत्व बना हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों कौन से शैली में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन है आपका पंवार शैली, मुगल शैली, उत्तराखंड शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि न तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण पंवार शैली में हुआ था, न ही मुगल शैली में हुआ है और न ही उत्तराखंड शैली में हुआ है, जबकि इसका निर्माण पवार शैली में हुआ है। कौन सी शैली में? पवार शैली में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण पवार शैली में हुआ है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है दोस्तों, और इसमें गढ़वाली स्थापत्य कला का भी समावेश है दोस्तों। कौन सा? गढ़वाली स्थापत्य कला। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गढ़वाली स्थापत्य कला का भी इसमें समावेश है दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर में। और ये चमोली का एक मंदिर है, और ये जो है मूलतः पवार शैली में बना हुआ इस मंदिर का निर्माण पवार शैली में हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने ही वाला है, ये मान के चलिए। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो ऑप्शन है बसंत पंचमी के दिन, होली के दिन, शिवरात्रि के दिन या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की जो तिथि जो निर्धारित की जाती है, वो बसंत पंचमी के दिन निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, भीम पुल उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के निकट स्थित है? तो दोस्तों जो भीम पुल है दोस्तों, उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के नीचे स्थित है दोस्तों? वह है बद्रीनाथ। ठीक है, तो बस बद्रीनाथ धाम के निकट ही दोस्तों भीम पुल स्थित है। कौन सी? भीम पुल। ठीक है दोस्तों, तो बद्रीनाथ में है भीम पुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए थे? तो दोस्तों 2015 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा दर्शनार्थ आए थे। ऑप्शन है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री या बद्रीनाथ। तो दोस्तों 2015 में सबसे ज़्यादा यात्री जो आए थे वो आए थे बद्रीनाथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक काउंट होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो कॉमन सी बात है दोस्तों, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, गंगोत्री किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली या अल्मोड़ा। तो दोस्तों गंगोत्री किस जिले में स्थित है दोस्तों? गंगोत्री है उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी में स्थित ये धाम है दोस्तों, गंगोत्री धाम उत्तरकाशी में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगोत्री धाम मंदिर के कपाट कब बंद होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली पर, मकर संक्रांति पर या दशहरे पर। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, और अब ये पूछा गया है कि गंगोत्री मंदिर जो है उसके कपाट कब बंद होते हैं। तो दोस्तों ये बंद होते हैं दीपावली पर। कब होते हैं? दीपावली पर दोस्तों गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम दोस्तों कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या पौड़ी। तो दोस्तों जो यमुनोत्री धाम है उत्तराखंड में वो कहाँ स्थित है? वो है उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप अपना इवैल्यूएशन करने के लिए आप क्वेश्चंस का सीधा आंसर मत देखिएगा, आप पहले खुद को ट्राई कीजिए, उसके बाद सही आंसर की ओर नज़र डालेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वर्ष 2019 में यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो यमुनोत्री मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था नरेश प्रताप शाह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में स्थापित विशाल शिला स्तंभ है। तो दोस्तों यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में जो विशाल शिला है वो विशाल शिला किस चीज़ की है ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है दिव्य शिला, तक्षशिला, तप्त शिला, दैवी शिला या पुष्प शिला। तो दोस्तों ये है आपकी दिव्य शिला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में स्थापित विशाल शिला मंदिर को दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये हमारे हिंदी से सॉरी उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम सामान्य अध्ययन की और सामान्य विज्ञान की, हम इसके अंतर्गत बात करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। तो दोस्तों कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाती है आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर या घनत्व के बराबर। तो दोस्तों अगर कोई भी वस्तु जो है अपने आयतन के बराबर अगर वो पानी को हटाती है, ठीक है, तो वो नाव जो है डूब जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो जो आर्किमिडीज हैं दोस्तों, साइंटिस्ट, वो किस देश से संबंधित थे दोस्तों? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या ग्रीस। तो दोस्तों जो आर्किमिडीज थे दोस्तों, वो थे ग्रीस देश के से संबंधित व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पावर शक्ति का एसआई मात्रा वाट किसके समतुल्य है? तो दोस्तों पावर जो शक्ति है, शक्ति का मात्रा वाट होता है दोस्तों, तो वाट किसके समतुल्य माना जाता है? तो दोस्तों ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं सॉरी, इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है। अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग करें तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। अगर हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, सेकंड की पावर -3 हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो ग्रेविटेशन का जो रूल है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो किसने दिया था? वो था दोस्तों न्यूटन का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपने जो है छोटी क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है दोस्तों साइंस के क्षेत्र में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो दोस्तों जो पृथ्वी का पलायन वेग है दोस्तों, वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये पलायन वेग का मान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई किसकी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता की, दाब की, ऊष्मा की या तापमान की? तो दोस्तों पास्कल किसका मात्रक होता है दोस्तों? ये होता है दाब का मात्रक। दाब मतलब प्रेशर। ठीक है दोस्तों, प्रेशर का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगणक यानी कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय बनाई जाती है। तो दोस्तों संगणक होता है जो कंप्यूटर के अंतर्गत, दोस्तों कंप्यूटर को संगणक कहा जाता था। तो दोस्तों इसमें जो आईसी चिप होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती है? ऑप्शन है लेड से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या स्वर्ण से। तो दोस्तों जो आपका कंप्यूटर में आईसी चिप्स लगी होती हैं वो बनती हैं दोस्तों सिलिकॉन से। किससे बनती हैं? सिलिकॉन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंच जगत की अवधारणा किसने दी थी? तो पंच जगत की जो अवधारणा थी किसने दी थी दोस्तों? ऑप्शन है विटेकर ने या लैंड स्टीनर ने या लीनियस ने या मेंडल ने। तो दोस्तों पंच जगत की अवधारणा थी वो किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? वो दी गई थी विटेकर ने। किसके द्वारा दोस्तों? विटेकर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली लार्वा भक्षी मछली कौन सी है? तो दोस्तों जो मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो प्रयोग में आने वाली लार्वा भक्षी मछली है वो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है हिल्स मछली, लेवियो या गैम्बूशिया या मिस्टस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है गैम्बूशिया। तो गैम्बूसिया दोस्तों मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली एक लार्वा भक्षी मछली का नाम प्रजाति है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा है प्रजाति दोस्तों? वह है गैम्बूसिया। तो ऑप्शन इम्पोर्टेंट है दोस्तों सामान्य विज्ञान के दृष्टिकोण से। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? ऑप्शन दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की या द्रव्यमान की। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वो यूनिट है दूरी का। तो दूरी का मात्रक है, क्योंकि यह प्रकाश वर्ष दोस्तों ग्रहों ग्रहों के बीच की दूरी का अध्ययन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों जो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या गैस या द्रव या प्लाज्मा? तो दोस्तों जो पदार्थ की सबसे चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसलिए आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो प्लाज्मा कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? वो होती है प्लाज्मा चौथी अवस्था होती है पदार्थ की। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, WIMAX निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों वाईमैक्स जो है दोस्तों ये केवल संचार प्रौद्योगिकी के लिए लागू होता है। संचार प्रौद्योगिकी में लागू होता है दोस्तों वाईमैक्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बायोलॉजी सेक्शन से है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम किस परजीवी जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है दोस्तों? ऑप्शन है कीट, मच्छर, मक्खी या जुएं। तो दोस्तों जो प्लाज्मोडियम परजीवी है इसका वाहक क्या है दोस्तों? ये होता है दोस्तों मच्छर मच्छर के द्वारा जो है फैलाने से। तो दोस्तों इस परजीवी के वाहक का कार्य कौन कर रहा है? ये होता है दोस्तों मच्छर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है? तो दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है उसका जो है कलर हरा होता है, और क्लोरोफिल जो है इसमें केंद्रीय धातु कौन सा है ये हमको बताना है। तो दोस्तों इसमें होती है मैग्नीशियम। क्या होता है दोस्तों? इसमें होती है मैग्नीशियम होता है दोस्तों, जिसके कारण से क्लोरोफिल जो है लंबे समय तक वर्किंग होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें ध्वनि अधिकतम होती है? तो दोस्तों जो ध्वनि है वो सबसे अधिकतम किसमें होती है? वायु का वेग या द्रव या धातु या निर्वात? तो दोस्तों ध्वनि अधिकतम होती है धातु में। किसमें होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि अधिकतम किसमें होती है दोस्तों? धातु में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों फल हम कृत्रिम रूप से पकाए जाते हैं, जिनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है एसिटिलीन या एथिलीन या एथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तो एथिलीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है दोस्तों? एथिलीन का। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है आपका रोग प्रतिरोध या वृद्धि वर्धन या जंतु क्लोनिंग या मानव क्लोनिंग। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों मानव क्लोनिंग दोस्तों, ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है। बाकी रोग प्रतिरोध और वृद्धि वर्धन या जंतु क्लोनिंग ये तीनों की तीनों दोस्तों आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो है अनुप्रयोग होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? तो दोस्तों बताना है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या गलत है। जीव कोशिका के बने होते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी जीव है, प्रत्येक जीव जो है दोस्तों कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये तो बिल्कुल सही है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है गलत सेंटेंस है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, और अदरवाइज जो है अन्य क्वेश्चनों में इस ऑप्शन को गलत माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज की क्लास में हमने बात की उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के बारे में, और साथ ही दोस्तों
सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों का हमने यहाँ पर पिक किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रेगुलर स्टडी करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत हो जाएगी दोस्तों अगर आप लगातार हमारी क्लासेस को वॉच करते रहेंगे, क्योंकि एक विशेष प्लानिंग के तहत ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं दोस्तों। एक विशेष प्रिपरेशन के पर्पज से ही किए जा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको इसी प्रकार की क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी कराए जाने वाले हैं, तो इसलिए आप उनके लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि हमें जो है एग्ज़ाम से पहले फुल लेंथ भी करने हैं दोस्तों, जिसमें कंप्लीट पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को वॉच करते रहिए और इन्हीं आधार पर दोस्तों आपको जो फुल लेंथ पेपर मिलेंगे उनको प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।